वालेकुम प्यारे बच्चों, आई होप यू विल बी फाइन। तो आज के इस लेक्चर में हम करेंगे जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, आपकी जो 9th क्लास की न्यू बुक है, इसका नाम है द साइंस ऑफ बायोलॉजी। इसकी एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इस वीडियो के लास्ट पे मैं आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन बताऊँगी जो आपके पेपर में, यानी कि आपका एक होता है ना मॉर्निंग में पेपर, एक होता है आपका इवनिंग में। तो इस तरह से आप लोगों के पास ना दो ग्रुप होते हैं, एक पेपर ए होता है, एक पेपर बी होता है, एक मॉर्निंग ग्रुप, एक इवनिंग ग्रुप। तो ऐसा है कि वो जो क्वेश्चन जो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगी वो आपके दोनों ग्रुप्स में से एक ना एक पेपर में तो ज़रूर आया होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी जो हमारा आज का काम है हम पहले वो कर लेते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एक्सरसाइज के। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। आपके पास कुछ बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं और 1 बाय 1 उनको डिफाइन करना है, यानी कि उनकी क्या डेफिनेशन बनती है। फर्स्ट आप लोगों के पास है जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स लफ्ज़ जो है ये बेसिकली जीन से निकला है और जेनेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये एक बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है डेट डील्स विद द स्टडी ऑफ, जो स्टडी करती है किसको, ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, कि जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, ये जो हमारे पास खसूसियात होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो किस तरीके से पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में आती हैं। मतलब कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, वालिदैन होते हैं, उनसे जो बच्चे होते हैं उनमें किस तरह से आती हैं। आप लोगों ने अपनी आम डेली लाइफ में सुन भी रखा होगा, जैसे कि कुछ बच्चों का आइस कलर होता है या उनकी हाइट होती है तो वो ज़्यादातर उनके पेरेंट्स पे जाती है। तो वो सारा कुछ हम किस में स्टडी करते हैं, जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। बेसिकली इसमें इनहेरिटेंस और वरासत को भी देखा जाता है। तो यहाँ पे जो एक लफ्ज़ आया है यहाँ पर डील्स, इसका जो लिटरली हमारे पास दर हकीकत मीनिंग होता है मुआइदा, इसको, ठीक है, मुआइदा, अकद या फिर सौदा। ये इसका दर हकीकी जो इसका लिटरली जो लफ्ज़ है उसका जो मीनिंग है वो है सौदा, मुआइदा, इस तरीके से, और किसी भी चीज़ का अकद करना। अब नेक्स्ट जो हमारे पास इस बायोलॉजी की जो सेकंड ब्रांच है यहाँ पर वो देखिएगा एनाटमी। अब क्या है कि एनाटमी भी एक ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर ये देखिएगा, एनाटमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये ब्रांच है बायोलॉजी की डेट एक्सप्लोर्स। अब यहाँ पे लफ्ज़ आया है एक्सप्लोर। एक्सप्लोर जो होता है लफ्ज़, इसका जो हमारे पास मतलब होता है वो ये होता है किसी भी चीज़ को सर्च करना, ठीक है। इंग्लिश में कह सकते हैं किसी भी चीज़ को सर्च करना, उर्दू में आप कह सकते हैं किसी भी चीज़ की खोज लगाना, किसी चीज़ को ढूंढना, ठीक है, तलाश करना, किसी भी चीज़ की पड़ताल करना वगैरह। द इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म हमारे पास कोई भी जानदार होता है, ठीक है, कोई भी जानदार, हम क्या करते हैं उसके इंटरनल का मतलब होता है अंदरूनी, अंदर वाले फिजिकल स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, साख्त होती है, ठीक है, किसी भी तरह का स्ट्रक्चर। जैसे कि हमारे अंदर भी बहुत सारे फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, वो हम आपको एग्जांपल में मैं क्लियर भी कर दूंगी। फिजिकल का मतलब होता है जिस्मानी, यानी कि ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटरनल उसके फिजिकल जिस्मानी स्ट्रक्चर, उसकी साख्तों को स्टडी करना, उसको एक्सप्लोर करना, उनको तलाश करना, उनकी खोज लगाना, सर्च करना, क्या कहलाता है, एनाटमी कहलाता है। पार्टिकुलरली, ख़ास तौर पर, पार्टिकुलरली का मतलब होता है ख़ास तौर पर ह्यूमंस, हम इंसानों की बात की जा रही है। अब हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर ऑर्गन्स हमारे बहुत सारे हैं, ठीक है, जैसे लंग्स हो गए, ठीक है, लंग्स, इसके साथ साथ हमारे अंदर हार्ट है, ठीक है, स्टमक है, हमारे अंदर पूरा एक स्केलेटन है, एक बोन का बना हुआ एक ढांचा है जिसने हमें एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, बेसिकली हमारी बॉडी को एक शेप दी हुई है। वो सारा कुछ हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, एनाटमी के अंदर। जब हम बॉडी के अंदरूनी हिस्सों को, अंदरूनी साख्तों को स्टडी करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि एनाटमी क्या होती है, और ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है। ये आप लोगों के पास 2 नंबर के सवाल में डेफिनेशन पूछी जाती है, उनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। थर्ड जो ब्रांच है वो है हमारे पास पैलेंटोलॉजी। अब पैलेंटोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये भी बायोलॉजी की एक ब्रांच है डेट डील्स का वही मतलब है किसी भी चीज़ को हम कह सकते हैं कि मुआहिदा करना, सौदा, अकद वगैरह, ठीक है। अकद वो जो ऐसे करके होता है, ठीक है, इस तरह से होता है। अगर आप अपनी बुक पर या जहाँ पे लिख रहे हैं वहाँ पे मीनिंग मेंशन करना चाहें तो इस तरीके से लिखा हुआ होता है। विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अब फॉसिल्स ये ना फ्यूल से निकला है, फॉसिल जितने भी हमारे पास हमारी बाकियात वगैरह होती हैं, ठीक है। अब कोई भी एनिमल है, कोई प्लांट है, ठीक है, जब उसकी डेथ हो जाती है वो ज़मीन में बरीड हो जाता है, यानी कि ज़मीन में जैसे कुछ टाइम के लिए दफन कर दिया जाता है या खुद ब खुद, फिर बहुत सारे सालों के बाद, आप समझ लें कि 500 मिलियन साल के बाद क्या होता है, वहाँ से हमें कोई भी फ्यूल जो है वो किसी किस्म का भी हम कह सकते हैं कि हमें ईंधन जो है वो मिलता है। जैसे हमारे पास कोयला हम यूज़ कर रहे हैं, वो एक ईंधन है, पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, भट्टी का तेल वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं ये नेचुरली हमें फॉसल फ्यूल्स ही कहलाते हैं, और ये हमें इन जानवरों और प्लांट्स की बाकियात वगैरह से मिलती हैं, और इनको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बट ये जब हम इनको यूज़ कर लेते हैं तो फिर ये यूज़लेस हो जाती हैं। जैसे पेट्रोल को एक बार यूज़ कर सकते हैं, फिर से यूज़ नहीं कर सकते। कोयला आप एक बार जलाते हैं फिर वो राख बन जाता है, हम उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। तो
क्या है कि अब इनकी बहुत ज़्यादा हमारे पास शॉर्टेज भी हो रही है, क्योंकि ये इतने ज़्यादा टाइम के बाद बनते हैं, फ़ौरन तो नहीं बन जाते ना, क्योंकि ये नेचुरली मादनियात वगैरह होती हैं और ये बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं। बट ये इतनी जल्दी ही जब एक बार यूज़ कर लेते हैं तो फिर दूसरी बार यूज़ करने के काबिल नहीं रहती, इनकी रिसाइकलिंग नहीं होती दूसरे लफ्ज़ों में। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ जो ब्रांच है, ये है मैरीन बायोलॉजी। ठीक है, इसको मैरीन या मैरीन बायोलॉजी भी आप कह सकते हैं। ये जो हमारे पास मैरीन बायोलॉजी होती है, ये भी ब्रांच है बायोलॉजी की दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशंस। हम बेसिकली इसमें स्टडी कर रहे होते हैं किसको, ऐसी ज़िंदगियों को, ऐसे जानदारों को जो समुद्र में रहते हैं। ठीक है, मैरीन को दूसरे लफ्ज़ों में समुंदर भी कहते हैं। और फिर वही बात आई कि समुंदर की बात करें या मैरीन की बात करें, हमने इसके अंदर समुंदर के अंदर पाई जाने वाली जो ज़िंदगी है, जो हयात है, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म है, उनकी लाइफ है, उनको स्टडी करते हैं। ठीक है, वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, वो एनिमल्स भी हो सकते हैं, वो फिशेज़ वगैरह भी हो सकती हैं, जो जो जानदार पानी में रहते हैं, उन सबको स्टडी करते हैं मैरीन बायोलॉजी के अंदर। अब जो पैथोलॉजी है, ये भी एक ब्रांच है बायोलॉजी की, इज़ द स्टडी ऑफ डिजीज़। इसमें किसी भी बीमारी है, कोई भी किसी भी किस्म की बीमारी है, उसको स्टडी किया जाता है। एंड देयर काजेज़, फिर उसकी वजूहात को, काज कहते हैं वजह को। ठीक है, किस वजह से वो बीमारी हुई है, उस वजह को तलाश किया जाता है, उसको स्टडी किया जाता है। एंड इफ़ेक्ट्स, और उसके क्या इफ़ेक्ट हैं, उसको स्टडी किया जाता है पैथोलॉजी। जैसे कि अगर हम बात करें, कोई बंदा है, ठीक है, उसको क्या हुई है, उसको फीवर हो गया, ठीक है, बुखार हो गया, तो सबसे पहले पता चलेगा भी इसको है क्या। ठीक है, इसके सर में दर्द है, बॉडी में पेन है, या फिर इसको फीवर है। पता चल गया कि उसको फीवर है, यानी कि बीमारी पता चल गई कि बुखार है। फिर देखा जाएगा बुखार किस वजह से हुआ है। ठीक है, वो बुखार जो है वो उसको सर्दी लगने की वजह से हुआ है, या मच्छर वगैरह मॉस्किटो काटने की वजह से हुआ है। फिर उसकी यानी कि वजह तलाश की जाएगी। एट द एंड उसके इफेक्ट्स उस बंदे पर क्या क्या है। ठीक है, उसको मलेरिया है, डेंगू बुखार है, जो भी, या सिंपल फीवर है, उसका इफेक्ट क्या क्या, फिर जो जिस तरीके से उसके इफेक्ट होंगे उसको देखकर उस बीमारी का पता चलाया जाता है। जैसा कि अगर हम डेंगू बुखार की बात करें तो उसमें हमारी बॉडी पर निशान बन जाते हैं। ठीक है, जॉइंट्स वगैरह में, हेडेक, सर में बहुत पेन होता है। तो इस तरीके से पता चलता है कि भाई ये एक बीमारी थी, ये इस वजह से हुई। जैसे एक बुखार एक बीमारी है, ठीक है, एक डिजीज़ है, मच्छर के काटने की वजह से हुई। और एट द एंड उसके जो, अगर हम मलेरिया स्पेसिफिक, अगर हम मलेरिया की बात करें जो कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ, तो फिर उसका हमारे पास ये इफेक्ट होगा। ठीक है, अगर फीवर है तो उसमें शिवरिंग वगैरह, वो जो एक कप कभी एक बॉडी पर यानी कि शिवरिंग होती है, वो आम फीवर के अंदर केस में हो रहा होता है। तो इस तरीके से फिर उसका इफेक्ट भी पता है। ये सब कुछ जो है, ये हम पैथोलॉजी एक ब्रांच है जिसके अंदर, मैंने तो एक फीवर की बात की है, बट कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डिजीज़ है, किसी भी किस्म की है, वट एवर जो कोई भी है, उसके काजेज़ को, उसके इफेक्ट्स को हम पैथोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं। और ये भी आपके पास 2 मार्क्स के शॉर्ट सवाल में आ सकता है एज अ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में। अब हमारे पास क्या है कि नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। विच ब्रांच, वो सारा एक जो हमने अभी देखा वो सारा क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस थी। ठीक है, अब हम 2 जो हमारा है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन, उसकी बात कर रहे हैं कि विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच है, विच का मतलब होता है कौन सी, इन्वॉल्व, जिसमें हम शामिल होती है किसकी, द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट, किस चीज़ की स्टडी, डेवलपमेंट, किस डेवलपमेंट की, किसके डेवलपमेंट की, ऑर्गेनिज्म के, किसी भी जानदार की डेवलपमेंट की स्टडी किस ब्रांच में होती है, और कैसे डेवलपमेंट, फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू बर्थ। ठीक है, फर्टिलाइजेशन से लेके बर्थ तक। अब फर्टिलाइजेशन क्या होती है, जब भी हमारे पास स्पर्म और एग, ठीक है, स्पर्म और एग जो है वो मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। ठीक है, और फिर वह मज़ीद जो है फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, और एट द एंड हमें कोई भी इंडिविजुअल या एम्ब्रियो, ठीक है, वो मिल जाता है। और बर्थ और हैचिंग, और ये जो बर्थ और हैचिंग है, बेसिकली ये दोनों एक ही लफ्ज़ हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है बर्थ या किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो पैदाइश है वो। तो आपको आई होप सो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि हमारे पास स्पर्म और एग, ठीक है, एक मेल और एक फीमेल से आने वाले स्पर्म और एग से हमारे पास एक जाइगोट बनता है, और जाइगोट की मजीद फर्टिलाइजेशन होने से हमारे पास कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी एक छोटा सा चाइल्ड या कोई भी एम्ब्रियो बन जाता है। और वो हमारे पास फिर एट द एंड उसकी बर्थ और हैचिंग, ये सब कुछ हम एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी एक बायोलॉजी की ब्रांच है। ठीक है, चाहे वो हम प्लांट के एम्ब्रियो की बात करें या हम किस चीज़ के, कोई भी जानदार है, ठीक है, कोई एनिमल है, कोई इंसान है, जिसकी भी बात कर रहे हैं, वो सब कुछ हम एम्ब्रियोलॉजी एक ब्रांच है जिसके अंदर हम हर चीज़ की स्टडी को इस तरीके से कर रहे होते हैं। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि हाउ इज़ द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी डिफरेंट फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री। कि हमारे पास एक प्रोफेशन, ठीक है, प्रोफेशन कोई भी शोबा, कोई भी फील्ड, कौन सा शोबा फील्ड जिसकी यहाँ पे बात हो रही है, वो एक है हमारे पास मेडिसिन और एक है सर्जरी। ठीक है, ये 2 प्रोफेशन होते हैं डिफरेंट फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री के। ये एनिमल
और इस ये जो हमारे पास लफ्ज़ है ना एनिमल हस्बेंड्री, इसका जो हमारे पास लफ्ज़ी मतलब होता है ये जानवरों की जो हमारे पास है परवरिश वगैरह उससे रेलिवेंट होता है, ठीक है। हम ये ये हमारे पास क्या होता है, कोई भी प्रोफेशन है, या आपने प्रोफेशन वाले टॉपिक में देखा भी होगा जहाँ पे मेडिसिन, सर्जरी और एनिमल हस्बेंड्री की हमने बात की थी। तो सबसे पहला पॉइंट है मेडिसिन एंड सर्जरी का, तो इसकी ज़रा देख लेते हैं। द प्रोफेशन, ये एक ऐसा प्रोफेशन है, एक शोबा है मेडिसिन का, डील्स विद द डायग्नोसिस, ये डील करता है किस किस चीज़ को, डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस क्या होता है, डायग्नोस होता है, डायग्नोसिस जो लफ्ज़ है ये बेसिकली डायग्नोस से निकला है, किसी भी चीज़ की भी कोई भी बीमारी है उसकी तशखीस का पता लगाना, पता चलाना कि वो किस वजह से हुई है, उसको डायग्नोस करना, ठीक है, मालूम करना। एंड ट्रीटमेंट, और फिर उसका ट्रीटमेंट, कोई इलाज करना किसका, डिजीज़ का, ये हम मेडिसिन में देखते हैं। सिंपल मेडिसिन के अंदर ये, यानी कि वही बात फिर कर लेते हैं कि अगर आपको क्या है, फीवर हो गया, बुखार हो गया, आप सिंपल जाएंगे डॉक्टर के पास, ठीक है। सबसे पहले वो पता चलाएगा, आपको डायग्नोस करेगा कि आपको बुखार है, और जस्ट आपको कोई 3-4 टैबलेट या सीरप वगैरह जो भी उसने देनी होगी वो आपको एज अ ट्रीटमेंट उस बीमारी के इलाज के लिए दे देगा। तो ये सिंपल सा था, आपको बुखार हो, डॉक्टर के पास गए, उसने आपको मेडिसिन दी, ये मेडिसिन से इलाज हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है सर्जरी। सर्जरी इज़ डिफरेंट फ्रॉम मेडिसिन, दैट्स वाई बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट सर्जरी, तो हम क्या देखते हैं सर्जरी के अंदर, द डिफेक्टिव पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी हमारे जो जिस्म है, बॉडी है, उसके किसी भी पार्ट को, कौन सा पार्ट, ऐसा हिस्सा जो डिफेक्ट हो, डिफेक्टिव क्या होता है, जिसमें कोई मसला, कोई ख़राबी आ गई हो, आर रिपेयर्ड, या तो वो उसको रिपेयर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ठीक करना, री का मतलब भी क्या होता है, दोबारा से, ठीक है, दोबारा से उसको ठीक कर दिया जाए। रिप्लेसमेंट, रिप्लेस्ड का मतलब होता है किसी चीज़ की रिप्लेसमेंट कर दी जाए, मतलब उसको निकाल के उसकी जगह हम किसी दूसरी चीज़ को रख दें, उसको रिप्लेस कर दें, और रिमूव्ड, या फिर उसको बिल्कुल ही रिमूव कर दें, निकाल दें। आपने अब इसको, अगर हम इसकी बेस्ट वन एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊँ, तो आपने अपने घर में सुना होगा या कई फैमिली में कि अगर किसी बंदे का गुर्दा ख़राब हो जाए, किडनी ख़राब हो जाए, तो सबसे पहले वो डॉक्टर के पास जाएगा। अब यहाँ पे सर्जरी वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, अब यहाँ पे मेडिसिन से काम नहीं चलेगा। तो वो डॉक्टर क्या करेगा, अगर उसकी किडनी में थोड़ा बहुत कोई स्टोन है, कोई मसला है, तो वो उसको रिपेयर करेगा, ठीक है। एक बाकायदा इलाज में इलाज होता है, ठीक है, एक ट्रीटमेंट होता है जिसके ज़रिए कि अगर किडनी में कोई स्टोन वगैरह तो उसको रिपेयर कर दिया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है, ठीक कर दिया जाता है, ठीक है। तो या तो वो सिंपल थोड़ी बहुत उसको दर्द वगैरह, पेन वगैरह, तो जस्ट मेडिसिन देगा, वो बंदा ठीक हो जाएगा, यानी कि रिपेयर हो जाएगी, वो किडनी दोबारा से ठीक काम करने लग जाएगी। रिप्लेसमेंट में क्या होगा कि अगर उसकी जो किडनी है वो बिल्कुल ही फेलियर, लास्ट स्टेज पर पहुँच गई है, बिल्कुल उसने काम करना छोड़ दिया है, तो वो डॉक्टर क्या करेगा, या तो उस किडनी को, पहली बात तो यह है कि उसको रिमूव करेगा, वो ख़राब किडनी है उसको निकालेगा, उसके घर के बंदे ने या जिसने किडनी डोनेट की होगी, किडनी देनी होगी, उसकी किडनी को वो उसको लगा। जैसे आपने सुना होगा कुछ लोग एक किडनी पर भी जिंदा हैं और रहते हैं, उनकी क्योंकि एक किडनी उन्होंने किसी को दे दिया होता है, गुर्दा। तो या फिर इस तरीके से फिर यहाँ पे ये लफ्ज़ और ये लाइन्स बिल्कुल समझ आती है कि किस तरीके से सर्जरी में किसी भी चीज़ को रिपेयर किया जाता है, उसकी रिप्लेसमेंट होती है और उसकी वो रिमूव्ड होती है। अब एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो ये भी एक ऐसी फील्ड है, ठीक है, इन्वॉल्व्स, जिसमें शामिल होती है ब्रीडिंग। अब ब्रीडिंग क्या होती है, ब्रीडिंग बेसिकली हमारे पास किसी भी नस्ल को बढ़ाना होता है, ठीक है, पैदावार को बढ़ाना होता है या नस्ल को बढ़ाना होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। एंड केयरिंग, अब जो लफ्ज़ यहाँ पे केयरिंग है इसका मतलब होता है देखभाल, ठीक है, ये लफ्ज़ी मतलब है। ब्रीडिंग का लफ्ज़ी मतलब हमारे पास होता है किसी भी नस्ल को बढ़ाना, पैदावार को बढ़ाना। केयरिंग का मतलब होता है हमारे पास देखभाल करना। फ्रॉम लाइफ स्टॉक, अब लाइफ स्टॉक हमारे पास क्या होता है, लाइफ स्टॉक हमारे पास जानवर होते हैं, मवेशी वगैरह होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर इसमें चौपाई, ये 4 टांगों वाले जानवर वगैरह भी आ सकते हैं। अगर मैं आपको इसकी मिसाल दूँ, एग्जाम्पल दूँ, तो वो हमारे पास कैटल वगैरह, ठीक है, हमारी गोट, बफलो, चिकन वगैरह भी इसमें से ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। टू इम्प्रूव, बेहतर करने के लिए उनकी क्वालिटी को, उनकी प्रोडक्टिविटी को, किस तरीके से। अब उनकी क्वालिटी, अगर हम एक भैंस की बात कर लें या किसी भी बफलो की बात कर लें, काऊ की बात कर लें, गाय वगैरह की, तो उनकी क्वालिटी को मतलब उनके मीट को बढ़ा दिया जाएगा, उन ऐसी ब्रीडिंग करवाई जाएगी, ऐसे ट्रेड्स लेकर आए जाएंगे उन ऑर्गेनिज्म के अंदर, उन जानवरों के अंदर, जो हम या जिसने करवानी होगी वो जो चाहते होंगे, यानी कि उनकी क्वालिटी को बढ़ाया जाएगा। जैसे मीट है तो उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा, ठीक है, या फिर अगर चिकन्स हैं तो वो अंडे वगैरह देते हैं, ठीक है, उनके गोश्त को बढ़ाया जाएगा, उनके अंडे की जो एग्स वगैरह देने की प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्शन है, उसको बढ़ाया जाएगा। तो ये सब कुछ हमारे पास किस प्रोफेशन में होता है, एनिमल हस्बेंड्री में। जो स्टूडेंट्स आगे जाके मास्टर लेवल पे एनिमल हस्बेंड्री को पढ़ते हैं, फिर वो ये सब कुछ डिटेल के साथ वहाँ पर पढ़ रहे होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, कि आपने अब डिफरेंस करना है मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी के दरमियान। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये मोस्ट आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी क्या होती है, बेसिकली मॉर्फ जो लफ्ज़ है ये शेप से निकला है, ठीक है, इसका लफ्ज़ी मतलब शेप होता है। तो मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द फॉर्म। फॉर्म क्या होती है, कोई भी शेप, शक्ल, हम कहते हैं ये चीज़ इस फॉर्म में, ये इस फॉर्म में है, ठीक है, इसकी ये फॉर्म है, इसकी ये फॉर्म है, तो शेप की बात कर रहे होते हैं। एंड स्ट्रक्चर, और हम उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं किसमें, मॉर्फोलॉजी में।
ऑर्गेनिजम्स, मॉर्फोलॉजी स्टडीज द आउटवर्ड अपीयरेंस। हम इसके अंदर किसी भी चीज़ की आउटवर्ड, और एक होता है लफ्ज़ आउटवर्ड, एक होता है इनवर्ड। इनवर्ड होता है अंदर वाला, आउटवर्ड होता है बाहर वाला। हम किसी भी चीज़ की आउटवर्ड अपीयरेंस को देखते हैं, जैसे कि उसका शेप, ठीक है। अब ये मेरे पास मार्कर है तो इसकी क्या शेप है, ये एक हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप, जैसे रेक्टेंगल की शेप होती है ना, इस तरीके से इसकी शेप है, ठीक है। फिर हम कहते हैं इसका कलर कौन सा, तो इसका कलर ब्लैक और वाइट है। फिर इसका पैटर्न, वही चीज़ है पैटर्न, इसका क्या रेक्टेंगुलर पैटर्न है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग मॉर्फोलॉजी में, मैंने यहाँ पे मेरे हाथ में मार्कर था तो एग्जांपल दिया, बट यहाँ पे हमारे पास कुछ भी हम एग्जांपल में आप ले सकते हैं समझने के लिए कि आउटवर्ड अपीयरेंस क्या है, एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर। और एज वेल एज का मतलब होता है साथ में इंटरनल स्ट्रक्चर्स, अंदरूनी स्ट्रक्चर्स लाइक एस ऑर्गन की। अगर हम मार्कर की बात करें तो उसके अंदर क्या होगा, इंक वगैरह होगी। तो अगर हम वैसे बात करें एक ह्यूमन बीइंग की, जानदार की, तो हमारे अंदर क्या होते हैं, ऑर्गन होते हैं, ठीक है। ऑर्गन हमारे पास, जैसे हार्ट एक ऑर्गन है, हमारा लंग्स एक ऑर्गन है, स्टमक एक ऑर्गन है। फिर हम आगे उनके सिस्टम, जब हम ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि हार्ट ब्लड पंप करता है, ठीक है। लंग्स जो है वो हमारे पास हमारी रेस्पिरेशन वगैरह करवा रहे होते हैं, स्टमिक डाइजेशन वगैरह करवा रहा होता है। तो फिर हम ये सारा कुछ मॉर्फोलॉजी के अंदर ही स्टडी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास बायोलॉजी की बेसिकली ब्रांच है वो है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी ये एक ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच है दैट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। हम बेसिकली इसके अंदर बॉडी पार्ट्स के जो हमारे जिस्म के हिस्से हैं वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं, ठीक है, किस तरीके से काम करते हैं, उसको स्टडी करते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे दी गई है कि हाउ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट, कि हमारा अगर हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो हमारा ब्लड जो है वो किस तरीके से हमारे पास वाइटल सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी की पूरी जो होल, थ्रू आउट का मतलब होता है कि फुल बॉडी के अंदर हमारा ब्लड जो है वो किस तरीके से, अब ये बात याद रखिएगा, ब्लड का जो काम होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। ब्लड जो है ये ब्लड पंप करता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पूरी बॉडी में, हमारे सर से लेके पाँव तक जो है, हमारे फुट तक जो है वो ब्लड किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, ये सारा काम सर्कुलेटरी सिस्टम ही करवा रहा होता है, ठीक है। ब्लड पंपिंग को हम सर्कुलेटरी सिस्टम ही कहलाते हैं, कि ब्लड जो है वो हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हुआ, और जो वाइटल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, अहम होते हैं, वाइटल का मतलब होता है अहम होते हैं सब्सटेंसेस थ्रू आउट द होल बॉडी, और वो किस तरीके से हमारे बॉडी में पहुंच पाते हैं। अब हमारे पास जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है वो ये है कि व्हाट इज़ कि हमारे पास जो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है ये क्या होती है, ठीक है। तो हम इसके अंदर पता है क्या स्टडी करते हैं, ठीक है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटा सा है। इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी साइंटिस्ट यूज़ मैथमेटिकल मॉडल्स। अब साइंटिस्ट यूज़ कर रहे होते हैं मैथमेटिकल मॉडल्स को। अब आप कहते होंगे भाई ये जो हमारे पास होते हैं मैथमेटिकल मॉडल्स, ये क्या होते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, जो किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम को नंबर या इक्वेशन में डिस्क्राइब करती है। एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन जो कोई भी बायोलॉजिकल सिस्टम है, कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसको इन द फॉर्म ऑफ नंबर, इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। आपको पता है 1 2 3 नंबर है, ABC हमारे पास अल्फ़ाबेट है। जब भी हम मैथ्स की बात करते हैं तो हम वहाँ पे नंबर्स की बात करते हैं, 1 2 3 की बात करते हैं, वहाँ ABC की बात नहीं कर रहे होते क्योंकि वो इंग्लिश वगैरह में आते हैं। तो फिर किसी भी बायोलॉजिकल में भी हमें नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें नंबर्स में लिखना पड़ता है। आपके एग्जांपल में मैं क्लियर भी कर दूंगी। तो वहाँ पे हम मैथमेटिकल, ये जो हमारे पास मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं उनका सहारा लेते हैं। एल्गोरिथम एक ऐसा हमारे पास आप कह लें कि होता है सिस्टम या फिर कोई भी प्रोसीजर जो हमारे पास क्या है कि स्टेप बाय स्टेप होता है, ठीक है, टू सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एंड कंप्यूटर सिम्युलेशंस, ठीक है। और कंप्यूटर सिम्युलेशंस हमारे पास कोई भी एक स्पेशल प्रोग्राम या स्पेशल मॉडल होता है टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए बायोलॉजिकल सिस्टम, किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम को समझने के लिए, एंड रिलेशनशिप्स और उसके ताल्लुक जो है उसको समझने के लिए, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स, इसमें शामिल होता है एनालाइजिंग मतलब होता है किसी भी चीज़ को एनालाइज करना, उसका तजिया वगैरह करना। जैसे कि वो एक आपके पास टीवी वगैरह पर बैठे हुए होते हैं कुछ प्रोग्राम करने वाले, तो वो किसी भी चीज़ का उसको एनालाइज कर रहे होते हैं, उसका तजिया वगैरह कर रहे होते हैं। और ये चीज़ हम देख रहे हैं किसमें, बायोलॉजिकल डाटा जो हमारे पास है, ठीक है, उसको किस तरीके से एनालाइज करना है। आप लोगों के पास यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे दी गई है, सच है, इसका मतलब होता है ETC वगैरह, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर E.G भी हम इसको कहते हैं। सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ प्रोटीन, कि अगर हम बात करें हमारे पास कोई भी प्रोटीन है, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन आपके पास अमाइनो एसिड्स की बनी होती है, तो वो उसका सीक्वेंस क्या है। तो अगर हम इसको रफली देखें, ठीक है, तो अगर हम बात करें 20 अमाइनो एसिड की एक चेन है का सीक्वेंस बना हुआ है, तो 20 अगर हम बात करें तो वो एक नंबर आ गया। तो फिर वही बात कि मैथमेटिकल मॉडल्स हमें इक्वेशन और नंबर में किसी भी सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन की बात की इन अमाइनो एसिड को, आपको नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी बुक में वो मेंशन भी नहीं है।
तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्या है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इन साइंटिफिक मेथड, के साइंटिफिक मेथड, या आप लोग इसी चैप्टर में चैप्टर नंबर 1 में जो हमारा लेक्चर 6 था वहाँ पर मैंने आपको अच्छे से एग्जांपल के साथ डिटेल के साथ समझाया भी था, वहाँ से ये क्वेश्चन बनकर आया है कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन का क्या रोल है। आपको याद होगा वहाँ पे हमने 6 स्टेप पढ़े थे, जिसमें पहले हम किसी भी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करते थे, फिर ऑब्जर्वेशन, फिर हाइपोथेसिस, फिर डिडक्शन, फिर एक्सपेरिमेंट, और फिर एट द एंड जाके हमें कोई भी रिजल्ट मिलता था। लेकिन यहाँ पर हमें जस्ट पूछा गया हमसे ऑब्जर्वेशन का और साथ में एक्सपेरिमेंटेशन का। ऑब्जर्वेशन हमारे पास जो हमारा सेकंड स्टेप होता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटेशन हमारे पास 5 स्टेप कहलाता है। वो उन हमारे 6 स्टेप्स में से साइंटिफिक मेथड को जब हम बात कर रहे हैं किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो अगर हम ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो ऑब्जर्वेशंस हमारे पास मुशाहिदात वगैरह कहलाते हैं। इसका जो लफ्ज़ी मतलब है वो ऑब्जर्वेशंस का मुशाहिदात होता है। आर यूज्ड बाय साइंटिस्ट इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आपने देखा था 5 सेंसेस को, स्मेल, विजन, हेयरिंग, टेस्ट, टच वगैरह, इन सब चीज़ों को भी वो इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं ऑब्जर्वेशंस करने के लिए साइंटिस्ट, टू ऑब्जर्व द नेचुरल इवेंट, ठीक है। कोई भी किसी भी किस्म का जो नेचुरल इवेंट है जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है, हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास, इस पूरी होल वर्ल्ड कायनात में, टू आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचान करने के लिए किस चीज़ की एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब ये समझिएगा कि एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमारे पास क्या होता है। जो एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन है इसका मतलब होता है हमारे पास किसी भी कोई स्पेसिफिक टॉपिक है, ठीक है, जैसे कि साइंटिफिक मेथड या कोई भी एक स्पेसिफिक टॉपिक है, कोई भी आप कंसिडर कर लें, या फिर कोई भी खास हमारे पास सवाल है, कोई भी एक खास क्वेश्चन है, तो उसको साइंटिस्ट क्या करते हैं, साइंटिस्ट जो है वो उसको एक्सप्लोर करते हैं, मतलब उसके बारे में क्या करते हैं, मज़ीद जो है खोज लगाते हैं, पड़ताल करते हैं, ठीक है, सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है, और वो ये करना चाह रहे होते हैं। ये हमारे पास कहलाता है एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का वैसे ही मतलब ये होता है किसी भी चीज़ की पड़ताल करना, खोज लगाना। वाइल जबकि एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, जो भी वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, तजर्बात वगैरह, और यूज्ड, वो भी इस्तेमाल करते हैं, टू चेक वेदर हाइपोथेसिस इज़ करेक्ट और नॉट, कि हाइपोथेसिस जो है वो करेक्ट है या करेक्ट नहीं है। अगर तो हाइपोथेसिस करेक्ट हो तो फिर ये काम आगे मज़ीद चलता है और फिर हमें कोई ना कोई रिजल्ट वगैरह मिल जाते हैं। अगर हाइपोथेसिस हमारे पास करेक्ट नहीं हो तो फिर इसको वहीं पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। और आप जानते हैं कि हाइपोथेसिस जो है वो हमारे पास कोई भी एक, हमारे पास आप समझ लें कि एक मफरूज़ा एक लाइन की स्टेटमेंट होती है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है, ठीक है। अभी हम इसको सही नहीं मान सकते, बाद में एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चलता है कि ये अगर ठीक था तो फिर उसको मज़ीद आगे रिजल्ट तक वो पहुंच जाता है। लेकिन अगर वो वहीं पर एक हाइपोथेसिस गलत साबित हो जाए तो फिर उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है, समझ आती है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे 2 आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताऊँगी इस वीडियो के, जो कि मैंने स्टार्ट में भी कहा था कि हम लास्ट में बताएंगे, जो आपके मॉर्निंग या इवनिंग पेपर में, बल्कि आप लोग देख भी लीजिएगा, एक ना एक पेपर में वो क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो आए होंगे, क्योंकि आपके 99% चांस है कि आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन आएंगे। तो बेहतर है कि आप उनको अभी से साल के अपने शुरू में ही तैयार करें, ताकि एट द एंड आपको अच्छे से कोई इनमें कमी पेशी ना रहे और आपके फुल मार्क्स आएँ। तो वो क्वेश्चन की ज़रा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिए हैं। पहला जो आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके इस फर्स्ट चैप्टर का, वो साइंटिफिक मेथड है। और जो सेकंड आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है इसी चैप्टर का, वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। अब ये जो आप लोगों के पास सवाल है, इसके आपने सारे जितने भी 6 स्टेप्स हैं वो अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद करने हैं, ठीक है। और जो अगर बायोलॉजी की ब्रांचेस का आपके पास अगर इस इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो आपने ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं करना कि आप कहें कि 4-5 ब्रांचेस याद कर लेते हैं और पेपर में वही आएंगी या सारी ब्रांचेस आएंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सारी ब्रांचेस तो नहीं आएंगी। या आपका एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि अपनी मर्जी की कोई 4-5 ब्रांचेस बता दें, ठीक है, तब तो आप अपनी मर्जी की जो जो आपको आसान लगती होंगी आप लिख लेंगी। बट बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो आपको 5-4 ब्रांचेस के नाम दे देता है कि आप वो एक्सप्लेन करें, तो फिर ज़रूरी है कि आप सारे के सारी ब्रांचेस जो हैं वो अपनी अच्छे तरीके से स्टडी कर लें। इस पर जो मैंने लेक्चर्स बनाए हैं मैं उनका आपको लिंक भी दे दूँगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से जाकर आप साइंटिफिक मेथड और ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी वाले दोनों टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर की आप लोगों ने करना है, क्योंकि ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके साथ ही हम हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है, बट एक और वीडियो में इसी चैप्टर की बनाऊंगी, जिसमें आपको एक्सरसाइज के अलावा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के, एक्सरसाइज के अलावा MCQs जो भी आपके इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके इसके अलावा भी जो, ये तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ना, हम इसको फर्स्ट तरजीह दे रहे हैं कि ये आपके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बट जो और कोई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उस पर, ठीक है, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी इस चैप्टर से रेलिवेंट, उस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और इसके साथ ही हमारा लेक्चर अब यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। वीडियो पसंद अगर आप लोगों को आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। थैंक्स यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। स्टे कनेक्टेड।